हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने कार्य वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य के बारे में काफ़ी बेसिक डिटेल हमने प्राप्त कर ली थी कि कार्य किसे कहते हैं, कार्य का सूत्र क्या होता है, ठीक है, कार्य का मात्रा क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी। आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, वो है कार्य के प्रकारों को लेकर, कार्य के प्रकार। तो वही पढ़ने जा रहे हैं हम। तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? हेडिंग है कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क। अब देखो, काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, यूनिट, ये सब आप जानते हो, ठीक है। कार्य कितने प्रकार के हैं, या फिर हम इनको किस बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, काम कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको कुल मिला के काम पढ़ने 5। वैसे तो कार्य बहुत टाइप के होते हैं। इस चैप्टर में हमें जो कार्य पढ़ने हैं, हमें जो वर्क पढ़ने हैं, वो कितने टाइप के पढ़ने हैं? 5 टाइप के, 5 टाइप के। अब 5 टाइप के कार्य कौन से हैं तो सुनना। एक तो धनात्मक कार्य, मतलब जो W की वैल्यू आएगी ना, वो पॉजिटिव आएगी, धनात्मक कार्य। एक होगा ऋणात्मक कार्य, एक धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य, फिर है शून्य कार्य, और एक होगा गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन किया गया कार्य, पृथ्वी के अधीन किया गया कार्य, और एक है किसी वर्ताकार पथ पर या वर्तुल गति के सापेक्ष किया गया कार्य। ऐसे कुल मिला के हमें कितने कार्य पढ़ने हैं? 5, ठीक है। देखो 5 काम कौन कौन से हैं। अगर मैं इधर हेडिंग डालूं सबसे पहला जो कार्य है वो है धनात्मक कार्य। सेकंड कौन सा है? ऋणात्मक कार्य। थर्ड कौन सा है? शून्य कार्य। फोर्थ कौन सा है? गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन किया गया कार्य। और जो फिफ्थ है, 5वां जो है, वो है वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य। ऐसे कुल मिला के हमें कितने काम पढ़ने हैं? 5 काम पढ़ना है। पहला जो काम है वो है धनात्मक कार्य, दूसरा कौन सा है? ऋणात्मक कार्य, तीसरा कौन सा है? शून्य कार्य, चौथा कौन सा है? गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन किया गया कार्य, और 5वां कौन सा है? वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य। ये 5 काम पढ़ने हैं। अब ये नाम से आपको अटपटे लग रहे होंगे कि धनात्मक कार्य कौन सा हो सकता है, ऋणात्मक या नेगेटिव कौन सा, वो तो डिटेल से पढ़ने से ही पता लगेगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूं 1 नंबर पर, और वो है पॉजिटिव वर्क, यानी कि धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। देखो धनात्मक कार्य क्या है? धनात्मक कार्य का मतलब है जो भी आप काम करोगे ना, वो प्लस में होगा। प्लस में होने का मतलब है आप कितना काम कर रहे हो, यानी कि ये जो मैं निकालूंगा ना कार्य के प्रकार, ये फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। अगर W का मान प्लस में आ रहा है तो धनात्मक कार्य होगा, W का मान माइनस में आ रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा, W का मान अगर 0 आ रहा है तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। और इनके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है किसकी? धनात्मक कार्य। अब धनात्मक कार्य कौन सी स्थिति में होता है, ध्यान देना। इसके लिए स्थिति जैसे मैं आपको समझाऊं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है। क्या है ये? वस्तु। इस वस्तु पर इस दिशा में बल लगाया जा रहा है, F। इस दिशा में ये तीर का निशान शो कर रहा है कि बल की दिशा कहां पर है। इस वस्तु पर इस दिशा में क्या लगाया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। तो फिर ये वस्तु इस दिशा में क्या हो जाएगी? विस्थापित हो जाएगी। तो ये वस्तु का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। मतलब वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, वस्तु उसी दिशा में क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। कहने का मतलब है बल भी इधर लग रहा है, देखो F भी इधर है, ठीक है, और विस्थापन भी इधर है, S भी इधर है। वस्तु पर जैसे मान लो ये मार्कर है, अब इस मार्कर पर मैं ऐसे बल लगाऊं तो मैं बल लगा रहा हूं तो मार्कर इधर जा रहा है ना, मतलब बल की दिशा भी यही है और विस्थापन की दिशा भी यही है। तो आप देखोगे ना F और S के बीच में
एफ और एस के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? पहले तो आप चेक करो, एफ और एस एक समानांतर रेखाओं के रूप में जा रहा है, मतलब एफ और जो एस की जो दिशा है, अगर उन दिशा को हम देखें तो दोनों एक समानांतर एक पैरेलल रेखाओं के रूप में होता है। और हम ये भी जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच में जो थीटा होता है, जो कोण का मान होता है, वो कितना होता है? 0। पता ना इस चीज का कि दो समानांतर रेखाओं के बीच में किसी भी प्रकार का कोण नहीं बनता। और समानांतर रेखाएं हमें क्यों प्राप्त हो रही है? क्योंकि बल भी इसी दिशा में है और विस्थापन भी इसी दिशा में है। इसी दिशा में बल, इसी दिशा में विस्थापन, तो मिल गई ना दो समानांतर रेखाएं। इसका मतलब इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी एंगल या कोण क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अब थीटा का मान आपको कितना मिला? 0 मिला। कार्य के सूत्र में डाल के निकाल लो कितना मान आ रहा है। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? W बराबर एफ एस थीटा आ रहा है ना, तो आप लगाओगे कोस थीटा। W बराबर एफ एस कोस थीटा, W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो W इक्वल, हाँ थीटा का मान कितना ले रखा है? थीटा का मान 0। तो एफ एस कोस थीटा का मान 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा? कोस 0। और कोस 0 का मान कितना होता है? कोस 0 का मान होता है 1। कोस 0 का मान कितना होता है? कोस 0 का मान होता है 1। तो ये पूरी राशि 1 हो जाएगी, तो मान आएगा W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस। मतलब अब आप साफ साफ कह सकते हो कि यहाँ पर जो W का मान आ रहा है, यहाँ पर जो कार्य का मान है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। कहीं पर भी नेगेटिव मान नजर आ रहा है क्या कार्य का? तो वी कैन से दैट इट्स वर्क इज ए पॉजिटिव वर्क। हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्य है वो कौन सा कार्य है? धनात्मक कार्य है। समझ में आ रहा है ना सीधा सा? ये कौन सा कार्य हो गया? धनात्मक कार्य है, क्योंकि W का मान क्या आ रहा है? W का मान आ रहा है Fs, ठीक है। और Fs तो आएगा ही आएगा, और Fs मतलब ये है कि प्लस में आ रहा है, कहीं पर भी माइनस नजर आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे धनात्मक कार्य। तो एक चीज तो क्लियर कि धनात्मक कार्य कौन सा होगा? धनात्मक कार्य उस स्थिति में होगा, उस कंडीशन में होगा जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। जब बल और विस्थापन एक समानांतर रेखाओं के रूप में हो तो थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। और कोस 0 का मान 1 आ जाएगा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पर पढ़ते हैं हम, कौन सा? ऋणात्मक कार्य है। देखो एक बार, पॉजिटिव वर्क तो हो गया, अब देखते हैं नेगेटिव वर्क। ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि सर काम भी ऋणात्मक हो गया क्या? आप किसी भी वस्तु पर कोई काम करोगे, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको उठा रहे हो तो उठाने का काम हो रहा है। किसी भी वस्तु पर अगर आप बल लगा रहे हो और अगर वो विस्थापित हो रही है या उसमें कोई भी हलचल हो रही है तो काम तो कुछ होगा ही ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि किया गया कार्य 0 हो जाएगा, किया गया कार्य माइनस में आएगा, या काम किस में हो जाएगा? ऋणात्मक। जबकि हम किसी भी वस्तु पर क्या कर रहे हैं? काम। तो काम तो हमेशा धनात्मक ही शो होगा। आप सोचोगे सर काम ऋणात्मक कैसे हो सकता है? हो सकता है, काम ऋणात्मक हो सकता है एक केस के अंदर। एक ऐसी भी घटना है, एक ऐसी भी स्थिति है जहां पर किया गया कार्य क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और बिल्कुल बाकायदा W का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा W का मान? माइनस में। देखो कैसे, वो स्थिति कौन सी है जब किया गया कार्य क्या हो जाता है? ऋणात्मक। और वो जो स्थिति है, वो जो पोजीशन है, वो है वो जो सिचुएशन है, वो कौन सी सिचुएशन होगी? जब किसी वाहन पर ब्रेक लगाए जाते हैं या ब्रेक मारे जाते हैं। जब किसी वाहन पर ब्रेक लगाए जाते हैं, जब किसी वाहन पर ब्रेक लगाए जाएंगे ना, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। उस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान देना। जैसे मान लो ये कोई बस है, ये कोई क्या है? बस है। अब इस बस पर मान लो इस दिशा में बल लगाया जा रहा है,
सॉरी, बस चल रही है तो विस्थापन इस दिशा में है। विस्थापन कौन सी दिशा में है? इस दिशा में। एस इधर लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये कोई बस है जो रोड के ऊपर चल रही है और बस इस दिशा में जा रही है। इस दिशा में जाने का मतलब है बस का विस्थापन इस डायरेक्शन में है, बस का विस्थापन इस डायरेक्शन में है, मतलब बस इधर गति कर रही है। लेकिन जब इस पर ब्रेक मारे जाते हैं तो आप याद करो, बस गति कर रही है, ब्रेक मारे जाते हैं, तो ब्रेक मारने पर उस बस या किसी भी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न हो जाता है और जिसे हम कहते हैं घर्षण बल। ये हमने पढ़ा है 6th 7th 8th क्लास से कि कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो गति का विरोध करने वाला एक ही बल होता है और वो होता है फ्रिक्शन, घर्षण बल। तो बस चल रही है, ब्रेक मारोगे तो सामने से बल लगेगा और बल किसके बीच में लगेगा? बल लगेगा टायर और रोड के बीच में। टायर और ये रोड है यहाँ पे, ठीक है, ये रोड, ये पहिया। तो जैसे ही ब्रेक लगाए जाएंगे, जैसे ही ब्रेक लगाए जाएंगे, सामने से एक बल पैदा हो जाएगा, ऐसे सामने से एक बल पैदा हो जाएगा और उस बल को हम क्या बोलेंगे? उस बल को हम बोलेंगे घर्षण बल। तो घर्षण बल की वजह से बस रुक गई, जबकि बस का विस्थापन तो इधर है, बस इधर जा रही है, बल इधर लग रहा है। आ रही बात समझ में? बस तो जा रही है इधर, तीर का निशान देख लो, और घर्षण बल लग रहा है इधर। तो बताओ यहां पर बल की दिशा, सॉरी यहां पर विस्थापन की दिशा और बल की दिशा सेम है या अलग अलग है? विस्थापन की दिशा और बल की दिशा एक दूसरे के क्या हो गई? विपरीत हो गई, ठीक है। विस्थापन तो है इधर और बल लग रहा है इधर, तो दिशा क्या हो गई? एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो जब ये एस है और ये क्या है? एफ है, इन दोनों के बीच में अगर आप कोण देखोगे तो इन दोनों के बीच में आप देखो एक सीधी रेखा पर बनने वाला ये अर्धवर्त का कोण क्या होता है? यहाँ पर थीटा का मान कितना दिख रहा है आपको? मतलब किसी वर्त के लिए अगर आप टोटल एंगल बनाओगे तो वो 360 डिग्री का होता है, लेकिन आधा कोण बन रहा ना ऐसे। विस्थापन इस दिशा में है, बल इस दिशा में लग रहा है, कौन सा बल? घर्षण बल लग रहा है। तो इनके बीच में कोण बन रहा है कि नहीं? आधा वृत्त बन रहा है कि नहीं? और ये फिर जब आधा वृत्त बन जाता है तो वहां पर थीटा का मान कितना होता है? थीटा का मान होता है 180 डिग्री। थीटा कितना मिल रहा है आपको? 180 डिग्री। तो थीटा का मान W के फॉर्मूले में डालो और आराम से आंसर निकालो। तो कार्य का सूत्र क्या है? W बराबर एफ एस कोस थीटा। W बराबर एफ एस कोस थीटा। थीटा का मान कितना निकाला? थीटा का मान आया 180। डालो क्वेश्चन के अंदर। W बराबर एफ एस कोस 180 और कोस 180 का मान कितना होता है? कोस 180 की जो वैल्यू होती है, मान होता है -1। कितना होता है? -1। तो यहाँ पे डालो W बराबर एफ एस कोस 180, तो क्या हो जाएगा? -1। तो -1 को एफ एस से गुणा करोगे तो -fs हो गया ना, यानी कि W का मान आ गया -fs। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या हो गया? ऋणात्मक। सॉरी, शून्य नहीं, यहाँ पर किया गया कार्य क्या हो गया? ऋणात्मक। अब पता लग गया ना कि कौन सी स्थिति में किया गया कार्य माइनस हो जाता है। किया गया कार्य ऋणात्मक तभी होता है जब हम किसी वाहन पर क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं, या फिर किसी वाहन को ब्रेक लगाकर रोका जाता है। तो उस स्थिति में किया गया काम क्या हो जाता है? शून्य। सॉरी, उस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाता है? ऋणात्मक। तो देखो दो कार्य हमने पढ़ लिए, एक धनात्मक कार्य और एक कौन सा कार्य? ऋणात्मक। समझ गए होंगे आराम से। अब तीसरे नंबर का कार्य है और वो है शून्य कार्य। देखो एक बार, नंबर 3 कौन सा काम? शून्य कार्य। देखो जीरो वर्क, मतलब किया गया कार्य शून्य कब हो सकता है? ये समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शून्य कार्य कब हो सकता है? किया गया काम आपका जीरो कब होगा? तो पहले तो आपको मैं प्रैक्टिकली करके समझाऊं, आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में समझाने की कोशिश करूं। जैसे मान लो कोई दीवार है, कोई बहुत बड़ी दीवार है, अगर उस दीवार पर आप धक्का मारते हो, किसी दीवार पर आप धक्का मार, जैसे मुझे देख लो ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड किससे लगा हुआ है? दीवार से लगा हुआ है। अगर इस बोर्ड पर मैं
या इस दीवार पर मैं धक्का मारूंगा तो क्या ये दीवार हिलने वाली है क्या? जबकि हमने ये पढ़ा है कि किसी वस्तु को धक्का मारने पर या किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो जाती है, उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब हमने वस्तु पर क्या कर लिया? काम कर लिया। लेकिन ऐसे हो ही नहीं रहा ना। कौन से केस में? दीवार वाले केस में नहीं हो रहा। इस केस में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम दीवार पे धक्का मार रहे हैं तो हमारा वहां पर बल जरूर लग रहा है। किसी दीवार पर धक्का मारने पर हमारा बल जरूर लग रहा है, लेकिन दीवार विस्थापित नहीं हो रही। तो बल ही लग रहा है तो विस्थापन जीरो है। तो विस्थापन जीरो है तो विस्थापन तो किसके साथ गुणा हो रहा है? बल के साथ। तो जीरो से एफ भी गुणा हो जाएगा तो किया गया काम जीरो हो जाएगा। तो इसको दो केस में पढ़ा जाएगा। एक बार तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम बल लगाएंगे लेकिन विस्थापन नहीं होगा, तब भी किया गया काम क्या हो जाएगा? जीरो, जैसे किसी दीवार पर धक्का मारना। और एक ऐसा केस भी आएगा जहां पर हमारा बल जीरो हो जाएगा लेकिन विस्थापन होगा। हम बल कुछ नहीं लगा रहे लेकिन फिर भी वस्तु क्या करेगी? विस्थापन करेगी, विस्थापित होगी। तो वहां पर भी किया गया कार्य क्या हो जाता है? शून्य। दो केस के अंदर देखो पढ़ते हैं कैसे किया गया कार्य। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में हम देखेंगे जब किसी वस्तु पर मत बोलो, जब किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो, जब किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो। और ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसा कब देखने को मिलता है? वो होता है किसी दीवार को धक्का मारना, किसी दीवार को धक्का मारना। देखो जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है और इस पर धक्का मारा जा रहा है ऐसे। तो बताओ दीवार हिलेगी क्या? दीवार पर धक्का मारा जा रहा है, दीवार हिलेगी क्या? आप सिर्फ वहां पर बल लगा सकते हो, आप अपना जोर आजमा सकते हो वहां पे, लेकिन दीवार हिलने वाली नहीं है। इसका मतलब विस्थापन जीरो वहां पे। तो आप फॉर्मूले में डाल के देख लो इस चीज को। फॉर्मूला क्या होता है डब्लू का? डब्लू बराबर एफ एस, डब्लू बराबर एफ एस। थीटा वीटा अप्लाई नहीं करना आपको यहाँ पर कोई कोण ओण नहीं बन रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर बल तो कुछ ना कुछ है, आप दीवार पर कितना बल लगा रहे हो, लेकिन दीवार हिल ही नहीं रही। दीवार नहीं हिलने का मतलब है विस्थापन जीरो है। विस्थापन तो तब होता ना तब दीवार धक्के से आगे चली जाती या उधर जाके गिर जाती तो दीवार में विस्थापन हो जाता, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट ए पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है। यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो एस है, एस क्या है? यहाँ पे विस्थापन है और विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो को फिर एफ से गुणा करोगे तो एफ भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए पूरा किया गया कार्य ही क्या हो जाएगा? शून्य। पूरा किया गया काम क्या हो जाता है? शून्य। तो ये वो पहला केस है जिसमें हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और ये केस है जब विस्थापन क्या होता है? शून्य। और विस्थापन शून्य कब होता है? जब हम किसी दीवार को धक्का मारते हैं। तो बताओ समझ में आ रहा ना? यहाँ पर किया गया काम क्या हो गया? शून्य। अब जो दूसरा केस है ना उसमें आपको अलग से माइंड नहीं लगाना। दूसरे केस में विस्थापन कुछ ना कुछ होगा लेकिन बल क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऐसा कौन सा केस होता है वो भी पढ़ लो। केस सेकंड, केस सेकंड। और केस सेकंड ये है जब साइकिल चलाकर पैडल मारना बंद कर दे। अब देखो ये वाला केस तो आपने बहुत बार किया होगा। हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाएंगे तो पहले हमें तो साइकिल को गति में लाने के लिए थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा। आप बल लगाओगे साइकिल विस्थापित में हो जाएगी, यानी मतलब साइकिल में विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं? बहुत तेज साइकिल चलाकर फिर पैडल मारना बंद कर देते हैं। कई बार आपने किया होगा, बहुत तेज चलाकर आपने पैडल मारना बंद कर दिया, पाँव को ऊपर उठा लिया, आराम से बैठ गए ऐसे। तो उस समय देखो जब आपने पैडल मारना बंद किया मतलब आप साइकिल के पैडल पर बल नहीं लगा रहे, आपका किसी भी प्रकार से साइकिल के ऊपर बल नहीं लग रहा, लेकिन क्या साइकिल रुक गई? क्या आपने पैडल मारना बंद कर दिया उसके बावजूद भी साइकिल रुक गई? क्या नहीं रुकी ना, साइकिल चल रही है। मतलब एफ जीरो हो गया वहां पे। आपने साइकिल चलाकर, इस पर नोटिस करना, पैडल मारना क्या कर दिया?
बंद, जैसे ही पेडल मारना बंद किया आपका F क्या हो गया, 0। मतलब आप जो बल लगा रहे थे ना साइकिल के ऊपर, जो बल लग रहा था वो F 0 हो गया। और F 0 होने का मतलब है कि बल 0 लेकिन साइकिल फिर भी गति कर रही है। आपने पेडल मारना बंद किया, साइकिल फिर भी गति कर रही है, इसका मतलब बल तो 0 हो गया लेकिन साइकिल गति करने का मतलब है साइकिल में विस्थापन हो रहा है। तो इस केस में विस्थापन कुछ ना कुछ होगा लेकिन बल क्या हो गया, 0। जब दोनों राशियों में से एक राशि 0 हो जाती है तो फिर पूरा काम ही क्या हो जाता है, 0। मतलब काम 0 इसलिए हो गया कि आप वहां पर कोई काम नहीं कर रहे, साइकिल अपने आप चल रही है, साइकिल अपने आप चल रही है। दीवार वाले केस में आप कोई काम नहीं कर रहे, अगर काम करते ना तो दीवार हिलती, जब दीवार हिल ही नहीं रही तो आपका किया गया काम क्या है, व्यर्थ है। मैं इस पे जोर लगा रहा हूं तो मेरा जोर तो बेकार जा रहा है, दीवार हिल ही नहीं रही तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, यहाँ पे किया गया कार्य शून्य हो गया। साइकिल चला रहे हो, पेडल मारना बंद कर दिया, साइकिल तो अपने आप चल रही है, साइकिल तो अपने आप चल रही है, ठीक है, वहां पर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो दोनों केस में किया गया काम क्या हो गया, शून्य है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, इसको फॉर्मूले पर अप्लाई करोगे आप तो W इक्वल F इंटू एस। तो W बराबर, जब पेडल मारना बंद कर देते हो तो आपका बल क्या हो गया, शून्य। और साइकिल जब चलती रहेगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ विस्थापन कर रही है, तो S कुछ ना कुछ होगा लेकिन बल 0 है। और इसको विस्थापन से गुणा करोगे तो पूरी राशि 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं किया गया कार्य शून्य। ये लो, ये वो दो केस थे जिसमें आप बता सकते हो इजीली कि किया गया काम क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। पहला केस वो होता है जब हम किसी वस्तु पर धक्का मारते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं लेकिन वहां पर वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम कोई काम नहीं कर रहे, जैसे किसी दीवार पर धक्का मारना, ठीक है। सेकंड केस वो होता है जब हम किसी पर वस्तु पर बल लगाना बंद कर दे लेकिन फिर भी उसमें विस्थापन होता रहता है, वो केस सेकंड है। और दोनों ही केस में किया गया काम क्या हो जाता है, शून्य। तो तीन चीज पढ़ी हमने, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और तीसरा शून्य कार्य। अब नंबर 4 पर पढ़ते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन किया गया कार्य। देखो तीसरा जो काम है वो कौन सा काम है, सॉरी चौथा काम, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन किया गया कार्य। गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन किया गया कार्य। गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन से मतलब है कि हम अगर गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में काम करें, जैसे कोई पानी की बाल्टी है, आप उसको उठा के लाओगे आपको जोर आएगा क्योंकि उस बाल्टी पर नीचे क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, फिर भी हम उस बाल्टी को उठा के ला रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के विपरीत काम कर रहे हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम कर रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत किया गया काम कितना होता है, उस चीज को निकालने जा रहा हूं। जैसे एक गेहूं से भरी हुई बोरी को आप नहीं उठा सकते क्योंकि अगर उस बोरी को उठाने की कोशिश करोगे तो उसके भार के बराबर उतना ही नीचे क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो आप नहीं उठा सकते। हाँ, अगर नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाए तो आप उस बोरी को बिल्कुल एक चूटी से पकड़ के उठा सकते हैं, बिल्कुल एक अंगुली से, लेकिन नीचे बल लग रहा है। तो वही चीज मैं समझाने जा रहा हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत किया गया काम कितना होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन जो हम काम करते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ध्यान देना, इजी सा ही है, कार्य के फॉर्मूले पर आधारित है। फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू एस। तो 9th क्लास में आपने एक 10 चैप्टर पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। तो यहां पर अगर मैं बल का फॉर्मूला लिखूं तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। याद आया, फादर इक्वल मदर, यानी कि माँ, मैंने ट्रिक से याद करवाया था, F मतलब फादर बराबर माँ, तो बल का सूत्र क्या होता है, माँ। तो मास से मतलब नहीं है, यहाँ पर बल का सूत्र है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। लेकिन अगर बात की जाए ना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर हम एक के स्थान पर किसका यूज करते हैं, G का। A का मतलब तो नॉर्मल त्वरण होता है और G का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के वेग में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस मार्कर को काफी ऊंचाई से छोड़ा जाए तो क्या यह समान वेग से नीचे आएगा, क्या ये इसका वेग घटेगा बढ़ेगा, बिल्कुल इसका वेग घटेगा बढ़ेगा।
अगर यहाँ से मैं यहाँ तक की बात करूँ तो भी इसके वेग में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे मार्कर नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी, F ज़्यादा लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अधीन गतियाँ पढ़ रहे हैं या बल पढ़ रहे हैं, तो किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, और उसे बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को इस्तेमाल करते हैं किससे? जी से हम। तो एक के स्थान पर क्या आ जाएगा? जी, तो m g। और ये क्या है? विस्थापन। और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम विस्थापन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको हम ऊंचाई मानेंगे। क्या मानेंगे? ऊंचाई। तो s के स्थान पर किसका यूज किया जाएगा? s के स्थान पर यूज किया जाएगा h का। s के स्थान पर h, तो दोनों के मान उठा के डाल दो यहाँ पे। तो देखो w बराबर f का मान तो कितना आया? mg इंटू एस का मान कितना आया? h। तो w बराबर mgh। ये लो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इन दिस चैप्टर। w इक्वल mgh। इसको आप याद रखना। अगर कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन आपको पृथ्वी के अनुसार मिले, जैसे क्वेश्चन आ जाए ना कि पृथ्वी की इतने द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर इतनी ऊंचाई पर ले जाने में कितना काम किया गया, बिना सोचे समझे पृथ्वी से लायक या पृथ्वी पर बेस्ड या पृथ्वी पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आए, और अगर आपको कार्य पूछ रहा है, बिना सोचे समझे ये फॉर्मूला चिपकाना आपको, w बराबर mgh। w बराबर mgh। उस क्वेश्चन में आपको वस्तु का द्रव्यमान देगा, g का मान आप जानते हो, g का मान 10 होता है, या अगर g का मान 10 नहीं है तो g खुद क्वेश्चन में डालेगा। वो g का मान हम 9.8 भी लिख सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर g का मान हम 10 भी लिख सकते हैं, तो वो तो अगला क्वेश्चन में देगा। m g आपको पता चली जाएगा और h आपको देगा। फिर से सुन लेना, पृथ्वी के सापेक्ष या पृथ्वी पर आधारित अगर कोई भी न्यूमेरिकल एग्जामिनर आपसे पूछता है, बिना सोचे समझे न्यूमेरिकल पूछता है, और उसमें अगर कार्य पूछ रहा है कि किसी इतनी भारी वस्तु को इतनी ऊंचाई पर ले जाने में कितना काम किया, बिना सोचे समझे सूत्र लगाना, कौन सा? w बराबर mgh। ठीक है, समझ गए? कितने काम हो गए? 4। एक और पढ़ लेते हैं, वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य। चलो कितने कार्य पढ़ लिए हमने? धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य और गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन किया गया कार्य। एक काम बच रहा है, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा दूं। कोई वस्तु है और किसी वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो अपने आप तो नहीं घूम रही ना, मतलब उसने वृत्ताकार पथ पर घूमने पर कितना काम किया। तो एक चीज नोटिस कर लो, अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो किया गया कार्य कैसा हो जाता है? शून्य। जैसे उस पथ पे घूम रही है ना वो, वैसा ही उसका काम हो गया क्या? शून्य। ठीक है, अब इसका काम शून्य कैसे हुआ, इसके लिए तो हमें नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, पहला धनात्मक कार्य कंप्लीट किया, ऋणात्मक कंप्लीट हुआ, शून्य कंप्लीट हुआ, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन कंप्लीट हुआ। अब इसका मान शून्य कैसे आता है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बने रहे नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।